Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 4, tribal communities. Student, in the early chapters till now, we have completed 3 chapters till now. We have seen that English East India Company was supposed to trade, but slowly it became a political power. वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे इंडिया में से ट्रेड करने के लिए आई थी और उसे ट्रेड ही करना चाहिए था, वो अब एक पॉलिटिकल पावर बन गई. फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे वो पॉलिटिकल पावर बन के हमारे फार्मर्स को परेशान कर रही थी. अब हम लोग देखेंगे कि अब वो एक नए ग्रुप को परेशान करेगी. वो ग्रुप है हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़. ट्राइबल कम्युनिटीज़ की लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट आया आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी. फ्रॉम बीइंग अ मियर ट्रेडिंग बॉडी, एक ट्रेडिंग बॉडी से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इवेंचुअली इंडिया का मास्टर बन गई. इसके रूल ने सोसाइटी के हर सेक्शन को स्टूडेंट परेशान करके रखा, और जिसमें से एक थे ट्राइबल ग्रुप. द ट्राइबल रेसिस्टेड द चेंजेस दैट द ब्रिटिश रूल बॉट अबाउट. ट्राइबल को वैसे भी बच्चा आज भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हमारी एंट्री इंडियन गवर्नमेंट को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती है. आज भी आपने सेशल्स सेंटिनल आइलैंड सुना होगा. कुछ आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर आज भी हमारी ट्राइबल कम्युनिटी नहीं चाहती है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ इंटरफेयर करे. उनके अपने कस्टम, अपने ट्रेडिशन होते हैं. तो उस टाइम में भी जब ब्रिटिश रूल चेंजेस लेके आए तो ट्राइबल कम्युनिटी उन्हें स्ट्रांगली रेसिस्ट करती रही. लेट अस रीड हाउ द ट्राइबल लिव्ड एंड हाउ देयर लाइफ चेंज अंडर ब्रिटिश. किस तरीके से ट्राइबल रहते थे, किस तरीके के चेंजेस ब्रिटिश इंडिया में उनके साथ आए, उनकी लाइफ को अफेक्ट किया. अगर हम ट्राइबल वे ऑफ लाइफ को देखें स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइबल ग्रुप है इंडिया में. कुछ है मुंडा, संथाल, उरांव. मुंडा, संथाल, उरांव ये मिलेंगे आपको छोटा नागपुर रीजन में. छोटा नागपुर रीजन में मुंडास, संथाल्स, उरांव्स मिल जाएंगे. फिर मिलेंगे आपको बैगास, गोंड, खोंड. सेंट्रल इंडिया में मिलेंगे बैगास, गोंड, खोंड. खसीस और नागाज मिलेंगे आपको नॉर्थ ईस्ट में. तो ये अलग अलग पार्ट की हमारी क्या है, ट्राइबल कम्युनिटीज़. स्टूडेंट, ये जो सोसाइटी के कास्ट रूल्स हैं, ट्राइबल सोसाइटीज़ इसे नहीं मानती. जो हम लोगों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में हमारी सोसाइटी को डिवाइड किया था, कभी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया. उन लोगों में बहुत ज़्यादा इक्वालिटी होती है. जो लैंड होती है वो पूरी ट्राइब की होती है. लैंड वॉज ओन बाय होल ट्राइब. ऐसा नहीं कि तुम्हारी ज़मीनें अलग है, मेरी ज़मीनें अलग है. एक पूरी ट्राइब की इकट्ठी ज़मीनें होंगी. उनका डिस्टिंक्ट कल्चर होता है, ठीक है. और वो नहीं चाहते कि कोई भी उनके कस्टम, ट्रेडिशन, लैंड में इंटरफेयर करे. टिल डेट दे डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस. आज भी उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस पसंद नहीं है. तो उस टाइम में तो स्टूडेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं था. ईच ट्राइबल ग्रुप हैड इट्स ओन कस्टम, रिचुअल एंड बिलीव्स. हर ट्राइबल ग्रुप का अपना कस्टम, अपना ट्रेडिशन, अपने रिचुअल्स होते हैं. इकोनॉमी की बात करें तो बेसिकली स्टूडेंट जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है. जो भी उस रीजन में अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उनसे ही उसका लाइवलीहुड कंप्लीट हो जाता है. उसे ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती. कुछ ट्राइब्स सेटल डाउन इन एरियाज़ परमानेंटली. कुछ ट्राइबल कम्युनिटी हैं जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बना लिए हैं. कुछ एरियाज़ में वो परमानेंटली रहने लगे हैं. पर कुछ नोमैडिक लाइफ स्टाइल में थे जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते रहते थे. नोमैडिक ट्राइब्स की बात करें तो वो थी विच इज़ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कुछ सेटल्ड परमानेंट भी हो गई थी उस टाइम तक. ट्राइबल्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंगेज होते थे. पहला हम लोग देखेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन, द ट्राइबल लिविंग इन सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट. सेंट्रल इंडिया में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी जो भी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है स्टूडेंट, वो क्या ही प्रैक्टिस करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन. इस कल्टीवेशन को हम स्लश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी, बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जूम कल्टीवेशन, स्लश एंड बर्न कल्टीवेशन, ये 3 नाम एक ही चीज़ों के हैं. जिसमें क्या होता है, ट्राइबल पहले एक पैच ऑफ लैंड को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको क्लियर करेंगे. क्लियर कैसे करेंगे, जैसे सपोज़ करो ये एरिया है, इसमें बहुत सारे ट्रीज़ लगे हुए हैं, इनमें फायर लगा देंगे, आग जला देंगे, ठीक है. आग जला के ये जो एशेस होंगे, एशेस मतलब क्या होती है, राख. उस राख को इसी लैंड एरिया में क्या कर देंगे बेटा, मिक्स कर देंगे. और फिर यहाँ पर कल्टीवेशन करेंगे फॉर 2 to 3 ईयर ओनली. क्योंकि इन लोगों के पास स्टूडेंट फर्टिलाइजर, मैन्योर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. तो 2-3 ईयर के बाद ये लोग देखते कि प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करने लग जाती, तो इस लैंड को अबेंडन कर देते, छोड़ देते और दूसरे पैच ऑफ लैंड पे चले जाते थे.
और उसी टाइम में ये जो 2-3 ईयर का टाइम था, यहाँ पर एक नया फॉरेस्ट एरिया रेडी हो जाता था। तो इस तरीके से इन्होंने फॉरेस्ट को हार्म भी नहीं किया और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया। देखिए बुक में क्या लिखा है। पहले ट्राइबल एक पैच ऑफ लैंड को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको क्लियर करेंगे बाय बर्निंग दैम। देन दे कल्टिवेटेड द लैंड फॉर सम ईयर, थोड़े ईयर उस पर कल्टिवेशन करेंगे। व्हेन द यील्ड फ्रॉम लैंड डिक्रीज, जैसे हम देखेंगे कि कल्टिवेशन की जो क्वांटिटी है, यील्ड है, वो डिक्रीज कर रहा है, तो उस एरिया को अबेंडन कर देंगे और नए एरिया में मूव कर जाएंगे। तो पहला था शिफ्टिंग कल्टिवेशन, दूसरा है हंटिंग एंड गैदरिंग। आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा ना हंटिंग गैदरिंग। जो ट्राइबल्स थे वो डिपेंड करते थे फॉरेस्ट पे अपनी सारी नीड्स के लिए। बहुत सारे जो थे वो क्या करते थे, हंटिंग और गैदरिंग। मोस्ट ऑफ देम लिव बाय हंटिंग एंड गैदरिंग। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, देखो हंटिंग मतलब किसी भी एनिमल का शिकार करना, गैदरिंग मतलब जो भी नियर बाय एरिया में फ्रूट्स, रूट्स, हनी अवेलेबल है उसको कलेक्ट कर लेना। दे कलेक्टेड फ्रूट, रूट्स, हनी एंड मेडिसिनल हर्ब्स फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से सारी चीज़ें कलेक्ट करके ले आते। दे ईदर कंज्यूम दिस प्रोडक्ट देमसेल्फ और शोर दैम इनटू लोकल मार्केट। कुछ चीज़ वो खुद लोकल कंज्यूम कर लेते, मतलब उनकी फैमिली नीड्स को पूरा करते, और जो बची हुई होती उसको वो लोकल मार्केट में सोल्ड आउट कर देते। सम फॉर्म ऑफ बार्टर ऑल्सो एक्सचेंज, देखो बच्चा ये लोग कैश में एक्सचेंज नहीं करते थे, बार्टर एक्सचेंज कर चलता था। मैं आपको हनी दूंगा, आप मुझे वीट दे देना, मैं आपको राइस दूंगा, आप मुझे कोई वेजिटेबल वगैरह देख लेना, तो कोई फ्रूट देख लेना जो फॉरेस्ट में अवेलेबल होगा। तो उस टाइम में बार्टर एक्सचेंज एग्जिस्ट करता था। Some tribal groups exchange milk, milk product, wool for rice and other grain. milk product, wool को exchange करते थे rice या दूसरी grains के exchange में। Firewood also, the forest was their only source। देखो फॉरेस्ट उनके लिए सिर्फ अकेला सोर्स था, तो वो फायरवुड वगैरह को भी फॉरेस्ट से कलेक्ट करते और नियर बाई एरिया में सोल्ड आउट कर देते। When a forest was no longer able to supply their needs, जब फॉरेस्ट उनकी नीड्स को सप्लाई नहीं कर पाया है स्टूडेंट, दे जनरली मूव टू अनदर फॉरेस्ट, वो दूसरे फॉरेस्ट में मूव कर जाते। सो दे वर एसेंशियली पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। तो बच्चा इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये लोग फॉरेस्ट पीपल ही थे, पीपल ऑफ फॉरेस्ट ही थे, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी लाइफ मूव अराउंड द फॉरेस्ट, इधर शिफ्टिंग, कल्टिवेशन, हंटिंग, गैदरिंग, फायरवुड, इस सब के लिए वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर में क्या था स्टूडेंट, इनके फॉरेस्ट। पर सोचो क्या हो जब इनसे इस फॉरेस्ट की एक्सेस छीन ली जाए। क्योंकि स्टूडेंट आज भी आप ट्राइबल कम्युनिटीज़ को देखोगे तो इनकी लैंग्वेज बहुत अलग है, इनके कस्टम ट्रेडिशन इतने अलग हैं कि ये इंडिया की मेन स्ट्रीम में आज तक नहीं मिल पाए स्टूडेंट। तो क्या हुआ होगा उनके साथ उस टाइम में जब इन्हें कुछ भी पता नहीं होगा और ब्रिटिशर्स ने इनकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख दिया होगा। नेक्स्ट इनका जो ऑक्यूपेशन था वो हर्डिंग और रेयरिंग। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स थे वो अपनी लाइफ, उनका जो लाइवलीहुड का जो मीन्स था वो था हर्डिंग और रेयरिंग एनिमल्स। एनिमल्स को हम लोग आज भी रेयर करते हैं, काऊ को रेयर करते हैं मिल्क के लिए, शिप को रेयर करते हैं वूल के लिए। तो सम ट्राइबल ग्रुप्स लिव बाय हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स। दे वर डिपेंडेंट ऑन देयर हर्ड्स ऑफ शिप, कैटल्स। वो किस पे डिपेंडेंट रहते थे, उनकी लाइवलीहुड डिपेंड करती थी स्टूडेंट हर्ड्स ऑफ शिप के ग्रुप पे, कैटल्स पे। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल वर नोमैड, और बहुत सारे ट्राइबल पीपल आज भी हम लोग देखते हैं राजस्थान से कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ मध्य प्रदेश की तरफ और रीजन की तरफ जाती है फॉर द पर्पज़ ऑफ गेटिंग फूड एंड फॉडर फॉर देयर शेप्स, कैमल्स। तो एक ये जो कम्युनिटी थी जो हर्डिंग और रेयरिंग करती थी, ये लोग, ये नोमैडिक कम्युनिटी थी। दे मूव्ड अबाउट विद देयर एनिमल, ये एनिमल्स के साथ मूव करते हैं बड़े बड़े कैरेवान में। When the supply of food for these animal got exhausted in the area, they moved to another area। एक एरिया में जितना इनको सप्लाई मिल जाती थी क्या, उसके बाद वो दूसरे एरिया में मूव कर जाते थे। Then settled agriculture। With the time many tribal settled down permanently at one places। बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ कि कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज सेटल्ड हो गई एक पर्टिकुलर प्लेस पे, वहीं पर वो ग्रो करती, कल्टिवेट करती, और जो भी उनका लाइवलीहुड था वो उसी से चल जाता था। They began to cultivate crops on their field नियर देयर हाउसेज, घर के आसपास की ज़मीनों पे कल्टीवेट करती। एमंग सम ग्रुप्स द लैंड बिलोंग टू द क्लान, कुछ ग्रुप्स में जो ज़मीनें थी वो पूरी क्लान को बिलोंग करती थी, पूरी की पूरे ग्रुप को बिलोंग करती थी, इंडिविजुअल ट्राइबल की ज़मीनें नहीं होती थी।
इन सच अ ग्रुप द ट्राइबल शेयर द हार्वेस्ट क्रॉप अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ हाउस होल्ड। बड़ी फैमिली है तो ज़्यादा क्रॉप उसको दे दी, छोटी फैमिली है तो थोड़ी क्रॉप दे दी। तो इस तरीके से वो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, जो हेड होता था वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता था हार्वेस्ट क्रॉप का। 19th सेंचुरी द मुंडास संथाल्स टुक टू सेटल्ड एग्रीकल्चर इन अ बिग वे। 19th सेंचुरी में मुंडास संथाल ने एक बड़े तरीके से अपने आप को सेटल्ड कम्युनिटी बना लिया। ये सेटल्ड हो गई। कौन? मुंडा और संथाल्स। हाउ डिड द ब्रिटिश रूल अफेक्ट द ट्राइबल? ब्रिटिश रूल ने ट्राइबल कम्युनिटीज़ को कैसे अफेक्ट किया? स्टूडेंट, ये जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है ट्रेडिशनली ये इस तरीके से एक कम्युनिटी थी कि इन्हें आइसोलेशन में रहना पसंद था। इन्होंने कभी भी एनकरेज नहीं किया कि कोई आउटसाइडर आए और इनकी कम्युनिटी में रहे, ठीक है, इनके मैटर्स में इंटरफेयर करे। तो ट्राइबल्स वर ट्रेडिशनली अ क्लोज निट कम्युनिटी, ठीक है। दे प्रेफर टू लीव इन आइसोलेशन, आइसोलेशन में पसंद है इनको रहना। ये कभी भी किसी भी आउटसाइडर को एनकरेज नहीं करते कि भाई आओ हमारे साथ रहो। ब्रिटिश रूल लैड टू मेनी चेंजेस इन द ट्राइबल सेटअप। पर ब्रिटिशर्स कहाँ चूकने वाले थे, उन्होंने इनकी लाइफ में भी इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। बहुत सारे चेंजेस आए इनकी लाइफ में आफ्टर ब्रिटिश। फॉर वन देयर आइसोलेशन कम टू एन एंड, और इनके आइसोलेशन को ख़त्म कर दिया किसने? ब्रिटिशर्स ने। ट्राइबल्स डिस्पोज्ड ऑफ देयर लैंड। पहला काम जो किया ट्राइबल्स को उनकी लैंड से डिस्पोज कर दिया। द कंपनी टुक over large tracts of land cultivated by tribals जिस लैंड को कल्टिवेट करते थे वैसे बड़े बड़े ट्रैक्ट को अब किसने ले लिया बच्चा? अपने कंट्रोल में कंपनी ने। अब ट्राइबल्स हो गए स्टूडेंट लैंडलेस, बिकम वेज लेबरर्स। अब उनके पास अपनी ज़मीनें नहीं रहेंगी तो वो क्या बन गए? लेबरर्स, ठीक है, वेज लेबरर्स, मजदूरी पे काम करने वाले लेबर। वर फोर्स टू ग्रो कैश क्रॉप, और उन्हें अगर कभी ज़मीन दी तो उनसे बोला भाई कैश क्रॉप ग्रो करो, जो हमने लास्ट लेसन में पढ़ा, इंडिगो, कॉटन, टी, कॉफ़ी ग्रो करने के लिए उन्हें फोर्स किया गया। दीज ट्राइबल्स वर पेड वेरी लो वेजेस, और अगर ट्राइबल कम्युनिटीज से वो वेजेस पे काम करवा रहे थे तो उन्हें बहुत ही कम वेजेस दिया जाता। ट्राइबल रेसिस्टेड द लॉस ऑफ देयर लैंड एज दे कंसिडर देमसेल्फ द नेचुरल ऑनर ऑफ द लैंड। ट्राइबल्स ने बहुत रेसिस्ट किया स्टूडेंट, उन्होंने इतनी ईजिली अपनी ज़मीनें ब्रिटिशर्स को नहीं दी। उनका मानना ये था कि वी आर द नेचुरल ऑनर ऑफ द लैंड, दे हैव बिन कल्टिवेटिंग फॉर सेंचुरीज। ये जो ज़मीनें हैं ये हमारी हैं, हम सेंचुरीज से इनके ऊपर कल्टिवेट करते आए हैं, तो हम ये ज़मीनों को छोड़ेंगे नहीं, हम इनके नेचुरली ऑनर हैं। हाई रेवेन्यू डिमांड। चलो, तो यहाँ इस पैराग्राफ में सिर्फ आपको याद रखना है कि ज़मीनों का बहुत बड़े बड़े जो पीसेस थे वो ट्राइबल से किसने ले लिए? कंपनी ने ले लिया। उन्हें फोर्स किया कि आप वेज लेबरर्स बन जाओ, कैश क्रॉप ग्रो करो। ईजिली तो उन्होंने नहीं दिया, पर अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स पावरफुल थे, उनके पास आर्टिलरीज थी, गन्स थी, तो उन्होंने ले ही लिया। हाई रेवेन्यू डिमांड। कंपनी ने सारे ट्राइबल ग्रुप्स को डिप्राइव नहीं किया था स्टूडेंट उनकी लैंड से। कुछ ग्रुप्स को उन्होंने अलाउ कर दिया कि यू कैन कल्टिवेट ऑन योर लैंड बट द कंडीशन एज यू हैव टू पे रेवेन्यू। ज़मीनों पे कल्टिवेशन करते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमें एक फिक्स्ड अमाउंट में रेवेन्यू देते रहना। हाउएवर द रेवेन्यू फिक्स वॉज ऑफन वेरी हाई। जितना रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट चार्ज करती इतना ज़्यादा हाई होता कि जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उसे भी प्रॉब्लम फेस करी, उन्होंने भी प्रॉब्लम फेस की रेवेन्यू पे करने में। और जो मेथड थी कलेक्शन की वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो स्टूडेंट, मैंने थोड़ा सा अटक गई यहाँ पर, ध्यान रखना कि जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता था, और रेवेन्यू का जो अमाउंट होता था वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता था। तो ट्राइबल कम्युनिटी बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही थी दोनों ही चीज़ों में। एक तो स्ट्रिक्ट मेथड कलेक्शन के ऊपर से इतना ज़्यादा हाई अमाउंट की प्रॉब्लम में थे वो लोग। अगर ट्राइबल कम्युनिटी नहीं पे कर पाती रेवेन्यू तो उन्हें उनकी ज़मीनों से एविक्ट कर दिया जाता, ऑफिशियली बाहर निकाल दिया जाता। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एविक्शन? टू रिमूव समबडी फ्रॉम ऑफिशियली फ्रॉम देयर लैंड। लैंडलेस ट्राइबल वर फोर्स्ड लेबर। अब आप अगर लैंडलेस ट्राइबल हैं, आपके पास ज़मीनें नहीं है कल्टिवेट करने के लिए, तो आप क्या बन जाएंगे? फोर्स्ड लेबर। तो इस पैराग्राफ में सिर्फ आपको इतना लर्न करना है बच्चा कि सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को उन्होंने डिप्राइव नहीं किया था फ्रॉम देयर लैंड। कुछ ग्रुप्स को अलाउ किया कि आप वहीं पर कल्टिवेट करें जहाँ कल्टिवेट करें, पर हमें रेवेन्यू पे करते रहें। पर रेवेन्यू का अमाउंट इतना ज़्यादा हाई होता कि ईजिली वो उसको पे नहीं कर पाते, और एक बार पे नहीं कर पाते तो वो ज़मीनें उनसे छीन ली जाती और उन्हें लैंडलेस फार्मर, लैंडलेस ट्राइबल बना दिया जाता। नाउ सेटल्ड एग्रीकल्चर।
कंपनी वांटेड अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, कंपनी को रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था। तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है कि ये जो पेस्टरलिस्ट थे, नोमैडिक थे, इनको मॉनिटर कैसे किया जाए, इनसे रेगुलर इनकम कैसे लिए जाए। किसी दिन ये यहाँ होते हैं, किसी मंथ में वो वहाँ होते हैं, इनके परमानेंट घर भी नहीं होते, तो इनके ऊपर हम टैक्स कैसे लगाएं, ये प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स फेस कर रहे थे। तो उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटीज़ को फोर्स किया कि तुम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन जाओ और हमें फिक्स्ड अमाउंट में रेवेन्यू पे करो। ट्राइबल ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि क्यों प्रोटेस्ट किया? एज द लैंड वॉज ईदर नॉट प्रोडक्टिव इनफ और द फर्टिलिटी डिक्लाइंड आफ्टर कंटिन्यूस कल्टिवेशन फॉर फ्यू ईयर्स। उन्होंने बोला भाई हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही करेंगे, हम एक जगह बैठ के सेटल्ड कल्टीवेशन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ सालों के बाद सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन करने लग जाती है। अब वो डिक्लाइन करने लग जाएगी, तुम्हारा रेवेन्यू अमाउंट इतना हाई, हम पे कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? आई बात समझ में? कंपनी है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। चलो, तो ट्राइबल्स ने प्रोटेस्ट किया, वी आर नॉट गोइंग टू सेटल परमानेंटली बिकॉज आफ्टर अ फ्यू ईयर वी हैव सीन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्लाइन एंड कल्टिवेशन गोज डाउन, तो हाउ कैन वी पे योर हाई टैक्स? हम नहीं पे कर पाएंगे भैया, इसलिए हमें बख्शो। नाउ चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉ। स्टूडेंट, फॉरेस्ट लॉ इस तरीके से बनाया ब्रिटिशर्स ने कि फॉरेस्ट की 3 कैटेगरी बना दी: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। तो विलेज फॉरेस्ट में ही सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एंट्री की परमिशन थी, रिजर्व फॉरेस्ट में तो वो कभी भी एंटर नहीं हो पाएंगे। रिजर्व फॉरेस्ट वो एरिया था जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी जिनके रिसोर्सेज पे बेस करती थी, तो वो उसको तो रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया, उसमें बोला आप एंट्री कर ही नहीं पाएंगे। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में एंट्री करो बट विथ प्रायर परमिशन आफ्टर गिविंग सम अमाउंट, तब आप प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जा सकते हो परमिशन लेके। तो ये फॉरेस्ट भी अब इनके किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि जो अमाउंट वो पे करते हैं उससे कम का ही वो सामान अंदर से फॉरेस्ट से बाहर ला पाते। तो ये जो कैटेगराइजेशन था, इससे जो फॉरेस्ट पीपल थे वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। विलेज फॉरेस्ट वो एरिया था जो ज़्यादा, जिसमें कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो कंपनी ने चेंजेस किए फॉरेस्ट लॉज में, उन्होंने फॉरेस्ट को स्टेट की प्रॉपर्टी, सरकार की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। रिस्ट्रिक्शन पुट किए कि आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ट्रीज़ को कट भी नहीं करेंगे, हंटिंग भी नहीं करेंगे। अब ट्राइबल कम्युनिटी का तो लाइवलीहुड ही खत्म हो गया, ना ही तो हंटिंग करने दे रहे हैं, ना ही पेड़ों को कट करने दे रहे हैं, ना ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन दे रहे, और ना ही फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने दे रहे। तो भैया सिर पीट लिया किसने? हमारे ट्राइबल कम्युनिटी ने। कुछ पार्ट में तो ट्राइबल्स नॉट इवन अलाउड टू स्टे इन द फॉरेस्ट, और कुछ एरिया में तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बोल दिया निकलो यहाँ से, फॉरेस्ट भी स्टेट की प्रॉपर्टी है, आप इसके अंदर नहीं रखेंगे। इससे कि पूरी एंटर लाइफ इनसे ये जो भी कुछ था कि फॉरेस्ट में एंटर मत करो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मत करो, हंटिंग मत करो, इससे पूरा के पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया ट्राइबल्स का। ट्राइबल्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस लॉ। जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उन्होंने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। दे कंसिडर्ड द फॉरेस्ट एट ऑल इट्स प्रोड्यूस एज बिलोंगिंग टू देम। उनको ऐसे लगता था कि भैया ये जो फॉरेस्ट है इसमें जितना भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है ये हमारी प्रॉपर्टी है, सेंचुरीज से इन फॉरेस्ट को हमने संवारा है, हमने इसका ध्यान रखा है। हम एक जगह अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते तो 3 साल बाद उस प्लॉट को छोड़ देते जहाँ नया फॉरेस्ट रेडी हो जाता, तो हमारी प्रैक्टिस उसमें कुछ भी बुराई नहीं है, तो हम इस फॉरेस्ट को नहीं छोड़ेंगे। इस वजह से उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट। नाउ स्टूडेंट रोल ऑफ ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स। स्टूडेंट मनी लैंडर्स, वो जो लाला साहूकार होते हैं, ट्रेडर मतलब बिजनेसमैन। ट्राइबल वर लार्जली सेल्फ सफिशिएंट। जो पहले जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी वो सेल्फ सफिशिएंट थी, उन्हें जितनी भी रिक्वायरमेंट लगती थी वो सारी उनके पास होती थी, पर कुछ चीज़ों के लिए वो डिपेंड करते थे आउटसाइडर्स पर भी। बेसिकली जो बेसिक नीड थी वो सारी पूरी कर लेते थे, पर कुछ चीज़ों के लिए वो आउटसाइडर पे डिपेंड करते थे। ट्रेडर चार्ज करता था उनसे बहुत हाई प्राइस, वो जो भी खुद ट्राइबल को से सोल्ड करता उस पर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट, हाई प्राइस चार्ज करता। तो ट्राइबल मनी लेंडर से शॉर्ट टर्म लोन लेते थे, हु चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब दूसरा था मनी लेंडर जो भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज लेता था ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके, क्योंकि ट्राइबल्स तो इलिटरेट थे। सो द ट्राइबल ऑफन कॉट इन द साइकिल ऑफ डेट। तो इस तरीके से जो ट्राइबल कम्युनिटी होती वो भी डेट साइकिल में फंस जाती।
Tribal considered the trader and moneylender as evil influence and resisted their presence among them. तो भैया धीरे धीरे करके जब ट्राइबल कम्युनिटी समझने लगी कि ये जो मनी लैंडर्स हैं, ये जो ट्रेडर्स हैं, ये हमारा अननेसेसरी एडवांटेज लेते हैं, तो उन्हें इनका इन्फ्लुएंस भी एविल लगने लगा, बुरा लगने लगा। वो नहीं चाहती थी कि ये लोग उनके मैटर्स में इंटरफेयर करें। नाउ रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। द इंटरफेरेंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। अभी क्रिश्चियन मिशनरीज आ गई थी ब्रिटेन से इंडिया हमें सिविलाइज्ड बनाने के लिए, तो अब इनका इंटरफेरेंस हुआ कहाँ पर? ट्राइबल कम्युनिटीज़ पर। इनके जितनी भी सोशल रिलीजियस लाइफ थी उन पे इंटरफेरेंस किया किसने? क्रिश्चियन मिशनरीज ने। ऑल्सो एडेड टू देयर मिसरी, और इनकी हालत और ज़्यादा ख़राब कर दी क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने। ट्राइबल ने रिसेंट किया कि भैया मिशनरीज़ की एक्टिविटीज़ हमें पसंद नहीं है और ये हमारे धर्म के, हमारे रिलीजन को थ्रेट कर रही हैं, चेतावनी दे रही हैं, तो हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ थी उन्होंने उनके रिलीजन में इंटरफेरेंस स्टार्ट किया, जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब हम लोग देखेंगे ट्राइबल चीफ को। तो बच्चा पहले ट्राइबल चीफ के पास बहुत पावर हुआ करती थी, बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करता था उसका, पर उसके बाद में सारी पावर कम हो गई क्योंकि अब ब्रिटिशर्स के पास पावर आ गई। अंडर द ब्रिटिश दे लॉस्ट ऑल देयर अथॉरिटी। ना तो उनके पास कोई अथॉरिटी रही, ये तो सिर्फ ब्रिटिश के एजेंट बन के रह गए। दे हैड टू अपीज ब्रिटिश मास्टर एज वेल एज कंट्रोल देयर ओन पीपल। एक तो उनको ब्रिटिशर्स को भी अपीज करके रखना पड़ता है क्योंकि ब्रिटिशर्स उनके मास्टर बन गए, अपने लोगों को भी कंट्रोल करना है। दे ऑल्सो हैड टू फॉलो द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश एंड पे देम ट्रिब्यूट। अब ब्रिटिशर्स जो लॉ रूल्स रेगुलेशन बनाते ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ को फॉलो करने पड़ते और उन्हें ट्रिब्यूट भी पे करना पड़ता। दिस इन्फ्यूरेटेड ट्राइबल, और इससे ट्राइबल कम्युनिटी और ज़्यादा गुस्सा हो गई। अब एक लिमिट तक तो हर व्यक्ति हर चीज़ सहता है, उसके बाद क्या होता है? स्टूडेंट रिवोल्ट। रिवोल्ट हुआ, बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए 19th सेंचुरी में। स्टूडेंट अगेन आई एम टेलिंग यू 19th सेंचुरी इज़ द पीरियड विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1801 एंड एंडेड ऑन 1900। तो इस टाइम फ्रेम में बहुत सारे रिवोल्ट हुए। पहला कारण था कि डिसरप्शन इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ ऑफ ट्राइबल। ट्रेडिशनली जिस तरीके से वो रहते थे उसको पूरी तरह डिस्ट्रक्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, तो पहला रीज़न ये था। पहला हुआ कोल रिबेलियन। कब हुआ? 1831 से 32। बच्चा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है ईयर ऑफ कोल रिबेलियन। तो 1831 से 32 में हुआ कोल रिबेलियन। संथाल रिबेलियन हुआ 1855 में। ये मेजर रिबेलियंस थे। द ओराउंस अंडर द लीडरशिप ऑफ जत्रा ओराव ऑल्सो रिवेल्ट। जत्र ओराव के लीडरशिप में ओराव ने क्या किया? एक रिवोल्ट किया। स्टूडेंट इसका प्रोनाउंसिएशन ओराउंस, और जब आप हिंदी में देखोगे तो उराव कम्युनिटी है वो, उराव। चलो, द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेस्ट हाउएवर वाज दैट ऑफ मुंडास। देखो उराव कम्युनिटीज़ ने भी रिबेल किया, और सबसे ज़्यादा टाइम तक और सबसे लंबा चलने वाला अगर प्रोटेस्ट किसी ने किया तो वो था मुंडाज ने। मुंडा रिबेलियन को अब हम देखेंगे। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिबेलियन था मुंडा रिबेलियन। मुंडा रिवोल्ट वॉज द पावरफुल ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी में हुआ, छोटा नागपुर रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड था। लीडर थे बिरसा मुंडा। लीडर कौन थे? स्टूडेंट बिरसा मुंडा। द उलगुलन। स्टूडेंट उलगुलन का मीनिंग जब आप देखोगे तो सेल्फ सफिशिएंट इंडिपेंडेंट होता है। और द ग्रेट tumult as it come to be called aimed at driving out the Britishers। और बिरसा मुंडा का एम था कि ये जो स्टेट है, नॉइजी, डिसऑर्डर, ग्रेट मेंटल और इमोशनल पीरियड जो है, इसको अब हमें ख़त्म करना है। ब्रिटिशर्स को भैया हमारे एरिया से बाहर निकालना था, ये एम था बिरसा मुंडा का। एंड देयर एजेंट्स एस्टेब्लाइजिंग मुंडा राज। हम मुंडा राज एस्टेब्लिश करेंगे, ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल देंगे। जब आप ट्यूम्यूल्ट को देखोगे ना, तो ट्यूम्यूल्ट का मीनिंग होता है स्टूडेंट आ स्टेट ऑफ नॉइजी ग्रेट डिसऑर्डर। वो मेंटल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है। तो इस डिसऑर्डर को हमें ख़त्म करना था, मुंडा का ये मानना था, और मुंडा राज को एस्टेब्लिश करना था। बिरसा मुंडा बात करते थे गोल्डन एज की, है ना, जब मुंडास के पूरा कंट्रोल था अपने फॉरेस्ट एरिया पे। वो सेल्फ सफिशिएंट थे, उन्हें बेगारी नहीं करना पड़ता था, उन्हें फॉरेस्ट एरिया से कोई नहीं निकाल पाता था। ही वॉन्टेड टू फ्री हिज पीपल फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ द
ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, ज़मींदार, ब्रिटिश। देखो पहले जब ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उनके ऊपर ना ही तो ट्रेडर, ना ही मनी लेंडर, ना ही ज़मींदार, ना ही ब्रिटिश, किसी का भी ऑपरेशन मतलब किसी का भी बुरा व्यवहार या कोई भी उनको परेशान नहीं कर सकता था, तो उन्हें वैसा ही कोई भी उनके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता था। बाद में तो देखा उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए ट्रेडर भी आए, मनी लेंडर भी आए, ज़मींदार भी आए, ब्रिटिश भी आए। उसने ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बोला कि हमें फ़ोर्सिबली हमारी ज़मीनों को वापस लेना है ब्रिटिशर्स से। उसने एक मूवमेंट लॉन्च किया। द मूवमेंट लॉन्च बाय बिरसा मुंडा वाज़ ऑल्सो अ सोशल मूवमेंट, एक सोशल मूवमेंट की तरह उन्होंने अपने मूवमेंट को लॉन्च किया। उसका एम था ट्राइबल सोसाइटी को रिफ़ॉर्म करना। उन्होंने अपनी ट्राइबल कम्युनिटी से वो सारी प्रैक्टिसेस को गिव अप करने के लिए कहा जो अच्छी नहीं है। उन्होंने बोला आपको लिकर ड्रिंक नहीं करना है, शराब दारू नहीं पीनी है, एनिमल सेक्रीफाइसेस नहीं करने हैं, ठीक है, जानवरों की बलि नहीं देनी है, इविल स्पिरिट वो काला जादू, आत्मा, भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करना है, डिसऑनेस्ट लाइफ नहीं जीनी है, ऑनेस्टी वाली लाइफ जियो। ये सब वो अपने लोगों से वो कर रहे हैं कि आपको इस तरीके की लाइफ जीनी है। वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ के भी अगेंस्ट में थे क्योंकि वो उनके ट्रेडिशनल कल्चर और ट्राइबल्स के ट्रेडिशनल कल्चर में इंटरफेयर करती थी मिशनरीज़, इसलिए वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ के भी अगेंस्ट में थे। पर ब्रिटिशर्स ने पूरे फोर्सिबली इस रिबेलियन को क्रश किया। बिरसा को अरेस्ट कर लिया 1895 में, उन्हें जेल में डाल दिया। सोनी उनकी डेथ हो गई। द मूवमेंट फिजल्ड आउट आफ्टर दिस थ्रू स्पॉडिक प्रोटेस्ट कंटिन्यू। थोड़ा कहीं कहीं प्रोटेस्ट कंटिन्यू था, पर जो मोमेंटम था वो लॉस हो गया बिरसा की डेथ के बाद। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।